बचपन से ही इतिहास की किताबों में अलेक्जेंडर को महान बताया गया है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने अपने समय में दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ग्रीस से लेकर इजिप्ट तक और पूरे मिडिल ईस्ट एशिया पर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। इसके बाद उसकी नजर भारतीय उप महाद्वीप पर पड़ी। भारत उस समय दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। भारत की समृद्धि ने अलेक्जेंडर का ध्यान आकर्षित किया। वो किसी भी कीमत पर भारत पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलेक्जेंडर कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया? आखिर किस राजा ने अलेक्जेंडर का भारत जीतने का सपना पूरा नहीं होने दिया? भारत की दहलीज पर आकर क्यों अलेक्जेंडर वापस लौट गया? अलेक्जेंडर की मौत कैसे हुई और क्या सच में अलेक्जेंडर इतना महान था या फिर विदेशी इतिहासकारों ने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर अलेक्जेंडर को जबरदस्ती महान बनाया है? अलेक्जेंडर की पूरी कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट को भारत में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया के राजा फिलिप II और रानी ओलंपियस के घर हुआ था। जब वो पैदा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ग्रीक गॉड के पुत्र का अवतार है। बचपन से ही सिकंदर बहुत होशियार और समझदार था। कम उम्र से ही उसने विज्ञान और साहित्य की जानकारी प्राप्त कर ली थी। मार्शल आर्ट्स, आर्चरी और हॉर्स राइडिंग में भी वो महारत हासिल कर चुका था। और रही सही कसर एरिस्टोटल ने पूरी कर दी। अब एरिस्टोटल ने स्वयं जिसे शिक्षा दी उसका दिमाग तो तेज होना लाजमी ही था। सिकंदर की कदकाठी की बात करें तो वो सामान्य ग्रीक्स के मुकाबले लंबाई में छोटा था। हालांकि युद्ध के मैदान में सिकंदर का कद सबसे बड़ा हो गया था। सिकंदर जब 20 साल का था तो उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद वो मैसिडोनियन किंगडम का नया राजा बन गया। मैसिडोनियन किंगडम और पर्शियन एम्पायर की लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। पर्शिया के राजाओं को लगा कि एक 20 साल के लड़के को युद्ध में हराना बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हें सिकंदर की ताकत का अंदाजा नहीं था और उन्हें लग रहा था कि सिकंदर युद्ध में हार जाएगा। साल 334 बीसी में सिकंदर ने पर्शियन साम्राज्य को युद्ध के लिए ललकारा। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में बैटल ऑफ ग्रेनिकस के नाम से दर्ज है। सिकंदर की सेना ने पर्शिया की सेना को युद्ध भूमि में बुरी तरह से खदेड़ दिया। इस वॉर के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल बढ़ गया। सिकंदर ने इसके बाद बैक टू बैक 3 बड़ी जंग लड़ी। बैटल ऑफ ग्रेनिकस के बाद बैटल ऑफ आइसिस और बैटल ऑफ गौगामेला के युद्ध में भी सिकंदर की सेना को जीत हासिल हुई। युद्ध के मैदान में सिकंदर हमेशा अपने पसंदीदा घोड़े ब्यूसेफिलस पर सवार होकर लड़ता था। ये घोड़ा 12 साल की उम्र से सिकंदर के पास था। सिकंदर ने खुद इस घोड़े को काबू में किया था। लगातार 3 युद्ध जीतने के बाद सिकंदर का साम्राज्य काफी विशाल हो गया था और इसके बाद से ही उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाने लगा। लेकिन सिकंदर की भूख अब भी शांत नहीं हुई थी। वो तो इससे कहीं अधिक एरिया पर कब्जा करना चाहता था। कई सालों तक उसने युद्ध करना जारी रखा। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मैसिडोनिया से बाहर कदम रखा था। उसे लड़ते हुए लगभग 8 साल हो गए थे। अब साल आया 326 ईसा पूर्व। अब सिकंदर भारतीय उप महाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था। उसने भारत की संस्कृति और यहाँ की विरासत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो जानता था कि भारत में उसे ऐसा खजाना मिलेगा जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। सिकंदर की एक खासियत थी जो उसे दूसरे आक्रमणकारी राजाओं से अलग बनाती थी। असल में वो जो भी साम्राज्य जीतता था वहाँ के राजा को मारता नहीं था, बस वो राजा से उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता था। वो दूसरे राज्य में ना तो अपना धर्म लोगों पर थोपने की कोशिश करता और न ही लोगों की परंपराओं का अपमान करता। यही कारण था कि मिडिल ईस्ट के कई राजा सिकंदर का सम्मान भी किया करते थे। अब सिकंदर भारत पर कब्जा करने की प्लानिंग करने लगा। वो जानता था कि भारत जीतना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। यहाँ के राजा और सिपाही मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता से लड़ते थे और मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। भारत पहुँचने से पहले सिकंदर ने राजा अंभी से मुलाकात की। राजा अंभी उस समय तक्षशिला के राजा हुआ करते थे। राजा अंभी और राजा पोरस के बीच दुश्मनी थी। राजा पोरस के बारे में आपको बता दें, वो समय के महान राजाओं में से एक था। राजा पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने अंभी से मदद मांगी। अंभी ने सिकंदर का खूब अच्छे से स्वागत किया। उसने सिकंदर को बताया कि भारत पर कब्जा करने के लिए उसे झेलम नदी पार करनी होगी। उसने सिकंदर को भारत के मौसम वगैरह की जानकारी भी दी। इतना ही नहीं, उसने 5000 सैनिक और करीब 65 हाथी भी सिकंदर को भेंट कर दिए थे। सिकंदर की सेना में करीब 40,000 पैदल सैनिक और 5000 घुड़सवार शामिल थे। झेलम नदी के किनारे पहुंचकर उसकी सेना ने डेरा डाल दिया। दूसरी ओर राजा पोरस को सिकंदर के आने की खबर मिली। उन्हें पता था कि सिकंदर पूरे मिडिल ईस्ट एशिया को जीतता हुआ भारत की दहलीज तक पहुंचा है। सिकंदर के आने की बात सुनकर पोरस के माथे पर शिकन तक नहीं आई। वो बहादुरी के साथ सिकंदर की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि सिकंदर की सेना के आगे राजा पोरस की सेना का साइज कम था। पोरस के पास करीब 10,000 पैदल सैनिक थे, लेकिन उनकी सेना की सबसे बड़ी ताकत हाथी थे। पोरस की सेना में 300 हाथी भी शामिल थे। राजा पोरस ने भी झेलम नदी के किनारे पहुंचकर अपनी सेना को खड़ा कर दिया। अब झेलम नदी के एक ओर पोरस की सेना थी तो
दूसरी ओर सिकंदर की सेना। सिकंदर को अगर भारत पर कब्जा करना था तो उसे किसी भी हालत में झेलम नदी पार करनी थी। झेलम नदी पार करना इतना आसान नहीं था। नदी का बहाव इतना तेज था कि इसे तैरकर पार नहीं किया जा सकता था। किसी छोटे रास्ते से या पुल बनाकर ही नदी पार की जा सकती थी। राजा पोरस की सेना खड़े होकर सिकंदर की सेना की गतिविधियां देख रही थी। सिकंदर ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी से काम लिया। उसने अपनी सेना की एक विशाल टुकड़ी को नदी के पास लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही एक सैनिक को अपने जैसी वेशभूषा पहना दी, जिससे दुश्मन को ये लगे कि सिकंदर वहीं घूम रहा है। सैनिकों को समय समय पर चहलकदमी करने का आदेश दिया। इससे राजा पोरस की सेना कंफ्यूज होती रही कि आखिरकार सिकंदर की सेना का अगला कदम क्या होगा। एक विशाल टुकड़ी को नदी के पास खड़ा कर सिकंदर ने सेना की एक अन्य टुकड़ी को साउथ में भेजा और 5000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर स्वयं दूसरी दिशा में चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि नदी पार करने का कोई न कोई रास्ता तो उसे जरूर मिलेगा, जहां नदी की चौड़ाई कम हो। करीब 27 किलोमीटर दूर उसे नदी पार करने का रास्ता मिल गया। अब सिकंदर को अपनी जीत नजदीक नजर आ रही थी। कुछ दिन तक सिकंदर की सेना में कोई हलचल न देख राजा पोरस सावधान हो गए। उन्हें लगने लगा था कि कुछ न कुछ तो बॉस जरूर गड़बड़ है। उन्होंने अपने बेटे को एक टुकड़ी लेकर दूसरी ओर रवाना कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर की सेना नदी पार कर चुकी थी। यहाँ पर सिकंदर की सेना का मुकाबला पोरस के बेटे की सेना के साथ हुआ। पोरस का बेटा युद्ध कला में निपुण नहीं था। सिकंदर की सेना ने पोरस के बेटे को और उसकी विशाल टुकड़ी को खत्म कर दिया। दूसरी ओर से सिकंदर की सेना की एक और टुकड़ी नदी पार कर चुकी थी और सामने से कुछ सैनिकों ने नदी का बहाव कम होने पर उसे तैर कर पार कर लिया। यानी अब राजा पोरस की सेना तीनों ओर से घिर चुकी थी। सिकंदर ने राजा पोरस को युद्ध विराम करने के लिए संदेश भिजवाया, लेकिन पोरस ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर और पोरस की सेना में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक समय पर पोरस की सेना का पलड़ा भारी नजर आने लगा। असल में पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना को तितर बितर कर दिया था। सिकंदर की आर्मी को हाथियों से युद्ध करना नहीं आता था। अपनी सेना को कमजोर होता देख सिकंदर ने आदेश दिया कि सभी हाथियों पर बैठे महावत पर वार करें। साथ ही हाथियों के पैरों पर वार कर उन्हें घायल कर दें। सिपाहियों ने हाथियों के पैरों पर भाले घोंपने शुरू कर दिए। इससे हाथियों को असहनीय दर्द हुआ और वो पागल होकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। पोरस के हाथी अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचा रहे थे। पोरस को वैसे भी सिकंदर की सेना ने तीनों ओर से घेरा हुआ था। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को अपनी हार स्वीकार करने का एक और मौका दिया। अब पोरस के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। दोस्तों, ये वो स्टोरी है जो ग्रीक और यूरोप के इतिहासकार सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पोरस ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए थे। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को अपने कैंप में बुलाया। सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ और उन्हें उनका साम्राज्य वापस सौंप दिया। साथ ही कुछ और क्षेत्र भी सिकंदर ने पोरस को भेंट कर दिए। लेकिन असल में ये कहानी झूठी नजर आती है। भारतीय इतिहास में राजा पोरस और सिकंदर के बीच इस तरह के युद्ध का कोई खास वर्णन देखने को नहीं मिलता है, जबकि उस समय के लगभग सभी युद्ध और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है। कुछ इंडियन हिस्टोरियंस के मुताबिक राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सिकंदर का पसंदीदा घोड़ा ब्यूसेफिलस घायल हो गया था। घोड़े के घायल होने के बाद सिकंदर कमजोर पड़ गया और राजा पोरस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर को मारा नहीं और उसे जीवन दान दे दिया। साथ ही सिकंदर को यह हिदायत भी दी कि भारत की ओर दोबारा आंख उठाने की कोशिश न करे, वरना उसे मैसिडोनिया की सीमा तक वापस खदेड़ दिया जाएगा। दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब्जा क्यों नहीं किया, इसके पीछे कुछ और थ्योरीज भी है। कहा जाता है कि कई सालों से लगातार युद्ध करने के कारण सिकंदर की सेना बुरी तरह से थक चुकी थी। सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सेना के अंदर विद्रोह की भावना पैदा होने लगी थी। सैनिकों ने कहा कि वो अब वापस अपने देश जाना चाहते हैं, इसलिए वो भारत पर कब्जा नहीं करेंगे। एक और थ्योरी के मुताबिक सिकंदर की सेना में ये बात फैल गई थी कि वीस रिवर एक पवित्र नदी है और इसे पार करने वाले इंसान की मौत हो जाती है। इस अफवाह के कारण सैनिकों ने सिकंदर से वापस लौटने का आग्रह किया। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर की मुलाकात एक भारतीय नागा साधु से हुई थी। नागा साधु की बातों और विचारों ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि वो बिना युद्ध किए वापस लौट गया। दोस्तों, विदेशी इतिहासकारों की बात तो स्पष्ट रूप से झूठ नजर आती है। आप खुद ही बताएं, जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतने निकला था, क्या वो किसी राजा को हराने के बाद उसका राज्य लौटा देगा? क्या वाकई में राजा पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसने भारत में आगे ना बढ़ने का फैसला किया, जबकि उसके सर पर तो पूरी
दुनिया जीतने का भूत सवार था। ऐसे में वो किसी पर दया कर सकता हो, इस बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, ये बात सत्य हो सकती है कि भाई सेना बहुत थक चुकी थी और उनके संसाधन भी खत्म हो गए थे, इसलिए सेना ने भारत में आगे बढ़ने का फैसला ना किया हो। सिकंदर की मौत को लेकर भी एक मत नहीं है। सबसे स्पष्ट प्रमाण की बात करें तो भारत की दहलीज से लौटते वक्त बेबीलोन में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे मलेरिया हो गया था। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद उसने 32 साल के उम्र में दम तोड़ दिया। 11 जून साल 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों महान सिकंदर भारत को जीतने में असफल रहा था। आप कौन सी थ्योरीज पर सबसे ज्यादा यकीन करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।